नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। रात के 9 बज चुके हैं और छत्तीसगढ़ आज में अभी तक की कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। नारायणपुर में आज नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में ITBP का एक जवान शहीद हो गया। ASP नीरज चंद्राकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नारायणपुर अबूझमाड़ कोहका मेटा मार्ग पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट में जवान का पैर अलग हो गया था। उधर छत्तीसगढ़ की सीमा से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गढ़चिरौली जिले के कोपरशी के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ करीब 48 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। महाराष्ट्र की C60 कमांडो की टीम अति दुर्गम अबूझमाड़ इलाके में सूचना पर सर्चिंग के लिए गई थी। नक्सलियों ने C60 कमांडो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब C60 कमांडोज ने भी दिया। साथ ही मदद के लिए अतिरिक्त बल छत्तीसगढ़ से रवाना किया गया। वहीं मदद के लिए हेलीकॉप्टर को भी अलर्ट पर रखा गया। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हथियार बनाने वाले कैंप को ध्वस्त कर दिया और सभी जवानों को जंगल से सुरक्षित बाहर निकाला। वहाँ पे हमारे पुलिस जवानों ने जाके वहाँ पे हमला किया और जो कारखाना था हथियार बनाने का, उसको उन्होंने उद्ध्वस्त किया। ये कार्रवाई हमारे गढ़चिरौली पुलिस ने की है। करीब 70 हमारे पुलिस जवान इसमें और अधिकारी इसमें शामिल थे। तो नक्सलियों के खिलाफ करीब 48 घंटे तक मुठभेड़ चली। बड़ी सफलता गढ़चिरौली में मिली है महाराष्ट्र पुलिस को। इधर एक दुखद खबर, जहां नारायणपुर में एक जवान शहीद हो गए। आईडी की चपेट में आने से जवान शहीद हुए हैं। उनका एक पैर अलग हो गया था। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर यह है कि खुलासा हुआ कि नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री गढ़चिरौली में थी, जहां तक पुलिस पहुंच गई। और पहुंचने के बाद पुलिस ने खुलासा किया 48 घंटे तक मुठभेड़ चली है गढ़चिरौली में। महाराष्ट्र की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हथियारों की एक फैक्ट्री खोज निकाली है नक्सलियों की। बात छत्तीसगढ़ विधानसभा की आज की कार्यवाही की कर लेते हैं। आज भी बीजेपी विधायकों ने बजट अनुदान मांगों की चर्चा में भाग नहीं लिया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इन तीनों मंत्रियों के विभागों का बजट भी बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी में पारित हुआ। गुरुवार को बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शिवरतन शर्मा के 30 मिनट से बोलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने टोका था। इसे लेकर बीजेपी सदस्य बिफर गए थे और सदन से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री शिव कुमार डहरिया के विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और बजट पारित हुआ। सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के बुलावे के इंतजार में हैं। वहीं इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने संविधान के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसमें बीजेपी सदस्यों को मनाना पड़े। 2 दिनों में बिना रोक-टोक के 5 मंत्रियों के विभागों के बजट पारित हो गए। और इसे पूरे गंभीरता के साथ में प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है, अन्य जो अधिकार है, हमको इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। 1 मिनट का भी समय हम नहीं चाहते कि उसमें वेस्ट हो और जो समस्या है उस समस्या का निदान भी हो और यदि करप्शन हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी हो। हल्ला करना ही उनका मकसद रह गया है। सदन में कोई बात गंभीरता से वो कहते नहीं, हर बात को बहुत हल्केपन से लेकर के नारेबाजी करके सदन से वॉकआउट करते हैं। मैं इतना लचर और कमजोर विपक्ष अपने संसदीय जीवन में पहली बार देख रहा हूं। बीजेपी विधायक दल ने महालेखाकार छत्तीसगढ़ को चिट्ठी लिखकर शराब पर लगाए जा रहे सेस के दुरुपयोग की शिकायत की है। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर कोरोना और गौठान शुल्क के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने 31 जनवरी 2021 तक स्वास्थ्य विभाग को सेस से मिली राशि नहीं देने की जानकारी देते हुए महालेखाकार से सेस की राशि के दुरुपयोग पर कार्रवाई की मांग की।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भी सेस की राशि के दुरुपयोग का मामला उठाया था। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उनको आपत्ति है तो उन्होंने शिकायत की है। हमने जिस उद्देश्य से शराब पर सेस लिया उसी मद में खर्च किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी इस मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। विशेष पर्पज के लिए शराब के ऊपर में 10 रुपए 5 रुपए सेस लगाया और वो सेस की राशि कोरोना पे खर्च होना था, गौठान पर खर्च होना था और उस सेस की राशि को कोरोना पर खर्च करने की बजाय सरकार ने गोबर खरीदी में खर्च कर दिया। ये सेस की राशि विशेष पर्पज के लिए लगाई जाती है, अगर वो पर्पज समाप्त हो गया तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। और हमको छुपा के थोड़ी कैबिनेट से पारित करके हमने एक्साइज में उसके लिए सेस लगाया है और हम तो सार्वजनिक विधानसभा में हमने स्वीकार किया है। हम छत्तीसगढ़ में गोठान का निर्माण, गोधन न्याय योजना, गोपालकों की मदद और उसमें अब जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हुई है, मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाने की बात हुई है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ गोठान में संचालित होगी। कोरोना संक्रमण के बाद भी छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। स्कूलों में लगातार बढ़ते संक्रमण का असर कॉलेज में भी दिखने लगा है। कोरोना के डर से छात्र कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं। हालात ये है कि करीब 1 महीने बाद भी करीब 50% छात्र ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए पहुंचने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी न के बराबर है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रबंधन का भी मानना है कि छात्र ऑनलाइन क्लास ही पसंद कर रहे हैं, लिहाजा अब भी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही है। हालांकि स्कूल और कॉलेजों में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, बावजूद इसके छात्र नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे ही स्कूल खुले वैसे ही कोरोना नामक बम स्कूलों में फट चुका है। कॉलेज के जो छात्र हैं उनमें एक भयावह स्थिति है कि जैसे ही ऑफलाइन एग्जाम अगर छात्रों के साथ यहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित छात्र ना हो जाए। ज़्यादा डर कि मेरे घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, मेरे से वो लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो मेरे जितना वो नहीं उतने में दादा दादी का सबका वो है। शासन द्वारा जो हमको निर्देश मिला है कक्षाएँ ओपन करने के लिए, उसके तहत हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ओपन करवा दिए हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए अभी हमने तारीखें घोषित कर दी है और जैसा कि इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है तो उस ऑफलाइन एग्ज़ाम के हिसाब से हमने सेंटर बनाए हैं और जो भी कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन जारी हुआ है उसका पालन करते हुए हम परीक्षा कराएंगे। रायगढ़ जिले में राज्य सरकार के निर्देश पर समितियों में अतिशेष के रूप में पड़े धान की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन धान की नीलामी में बीडर्स समर्थन मूल्य के आधी कीमत पर भी धान खरीदने को तैयार नहीं है। नीलामी में ही धान की अधिकतम कीमत 1011 रुपए से 1071 रुपए तक गई है। अगर इस कीमत पर मिलर्स को धान बेचा जाता है तो शासन को करोड़ों का नुकसान होगा। रायगढ़ जिले में 15 लाख क्विंटल धान की नीलामी होनी है और अब तक 3 लाख क्विंटल धान की बोली लगाई जा चुकी है। दरअसल शासन ने धान की नीलामी के लिए 2 दरें तय की है, जिसके तहत सामान्य धान के लिए 2035 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान के लिए 2057 रुपए तय किए गए हैं। लेकिन नीलामी में मिलर्स ने ऑफसेट प्राइस से आधी कीमत पर बोली खत्म कर दी। अब धान की नीलामी दरें कम होने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मिलर्स को जब शासन से कम दरों पर धान दे रहा है तो ऐसे में मिलर्स अधिक कीमत पर किसानों से धान नहीं खरीदेंगे। किसान जहां नीलामी की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बना रहा है। और एक बहुत बड़ी बम्बई की कंपनी पूरे ई बिडिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है और गए साल का धान के नुकसान में आज के रेट को अगर काउंट करोगे तो कुछ भी नहीं, संभावित नुकसान से बचा जाएगा। इस धान के ऊपर से एक बरसात अगर चली गई तो ये नुकसान इससे 1.5 हो जाएगा। रायगढ़ जिले के जो अतिशेष धान 15 लाख कुंटल है जिसकी नीलामी किया जाना है, जिसमें से जो पहला नीलामी 3 तारीख होगा, जिसमें जो शासन का बेस प्राइस है 2035
एम 2057 रुपये है। जिस धान की कीमत राज्य सरकार ने 2500 रुपये निर्धारित की है, आज वो धान 1000 रुपये में बिक रहा है मिलरों के माध्यम से। तो आप ये देखिए कि इसमें कितनी बड़ी धांधली हो रही है। जिस धान की कीमत 2500 रुपये है, उसको अगर कोई 1000 रुपये में खरीद रहा है तो निश्चित रूप से सिंडिकेट का मामला है, मिलीभगत का मामला है, जांच का विषय है। राज्य सरकार ने समितियों में जाम अतिशेष धान की नीलामी करने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत समितियों में जो धान जाम पड़ा है उसको राइस मिलरों को नीलाम किया जाएगा। किसान नेता है हमारे साथ विलिस गुप्ता जी, उनसे हम जानना चाहेंगे इस नीलामी की प्रक्रिया का कितना असर किसानों पर होगा, क्या लगता है? हमारे यहाँ रायगढ़ जिले की बात करूँ या छत्तीसगढ़ जिले की बात करूँ तो किसानों, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूँ तो किसानों का एवरेज जो धान होता है प्रति एकड़ 25-26 क्विंटल से 30 क्विंटल तक का होता है। तो एवरेज अगर अपन 25 क्विंटल मानते तो प्रति एकड़ में 10 क्विंटल जो धान है वो बचा हुआ है। जी, कुछ और लोग इनसे आप जानना चाहेंगे, भाजपा नेता है हमारे साथ। ये बताइए इस पूरी नीति में किसानों को कितना नुकसान होगा, विपक्ष किस तरह से इसको मुद्दा बनाकर आगे लड़ाई लड़ेगी? किसानों को पूरा नुकसान है। इन्होंने पहले पूरा एक दाना धान खरीदने का वादा किया था, किसानों का प्रति एकड़ फिर रकबा कम कर दिया। किसानों ने जितना धान शासन को बेचा है उससे ज्यादा धान उनके घर में पड़ा हुआ है। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस पे नीति बना करके कड़ा विरोध करेगी। सड़क से लेकर विधानसभा तक इसका विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा और हम पूरी तरह से इसको निरस्त करवा के ही घर में बैठेंगे। हम चुप नहीं बैठने वाले, किसानों के भी साथ है और हमारे प्रदेश की पूरी जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो धान को लेकर एक और जहां किसान परेशान है तो वहीं क्षेत्र की सियासत भी गरमाई हुई है। भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। सीधा इनका कहना है कि धान की कीमतें जो राज्य सरकार ने तय की है उस तय कीमत से अगर कम कीमत पर धान की नीलामी होती है तो उस नीलामी को निरस्त किया जाए और जो प्राइस रेट है, ऑफर प्राइस, उसी दरों पर धान की नीलामी की जाए, नहीं तो भाजपा आंदोलन करेगी। फिलहाल इस मामले को लेकर किसान काफी परेशान है तो वहीं सियासत भी गरमाई हुई है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं वो खाली नहीं आ रहे हैं। वो अपने साथ भारत के प्रति भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और एक भावात्मक लगाव लेकर आ रहे हैं। गुजरात के केवड़िया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा किया। इस सम्मेलन में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा बस स्टैंड के पास आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि ग्रेनेड फटा नहीं, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकवादियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम इंडिया की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हालांकि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। अपर्णा की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि वेब सीरीज तांडव के चलते लखनऊ में दर्ज FIR पर गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर अपर्णा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए TMC ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो इस बार नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी इस बार अपनी वर्तमान सीट भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस सीट से शोभन मुखर्जी को टिकट दिया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में अब भी कोर्ट कभी भी फैसला अपना सुना सकती है। दोनों ने रायपुर और भिलाई में उनके खिलाफ दर्ज FIR निरस्त किए जाने को लेकर याचिका दायर की। बलरामपुर के राजपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। यहाँ घोर घड़ी से महादेव पारा और बैड़ी से पटेल पारा तक 32 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन घटिया मटेरियल का उपयोग करने से सड़क उखड़ने लगी है। अब इस मामले में संबंधित अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। धमतरी नगर निगम में विपक्षी पार्षदों के हंगामे के बीच महापौर ने आज अपना पहला बजट पेश किया। महापौर ने 30 लाख रुपए के लाभ का बजट पेश किया है। कोरोना के चलते पिछले साल बजट पेश नहीं हो पाया था। इस बजट में शहरी विकास को लेकर कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। बजट पेश करने से पहले 1 घंटे का प्रश्नोत्तरी रखा गया था, जिसमें निगम के सभी पार्षदों को प्रश्न पूछने के लिए समय दिया गया, लेकिन भारी हंगामे के चलते सिर्फ 7 पार्षद ही सवाल पूछ पाए। विपक्ष के पार्षदों ने इस बजट को निराशाजनक बताया है, तो वहीं महापौर का कहना है कि शहर के विकास और जनभावनाओं को लेकर बजट तैयार किया गया है। बजट में जो पेश किया गया है वो लगातार 3 सालों से जो बजट आ रहा है, पिछले साल बजट नहीं हुआ,
कोई तैयारी नहीं, उसमें 10% केवल बढ़ा के कागज को पेश कर दिया गया। ये नगर के साथ अन्याय है। अन्य सभा की उपलब्धि को मैं कहूँगा कि आज हमारा बजट पेश हुआ है और बजट पास हुआ है। आज यह बजट जो लाया गया है वो धमतरी शहर के नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप, हमारे पार्षद साथी, एम्बुलेंस साथी के भावनाओं के अनुरूप शहर के विकास को गति देने के लिए इस बजट को लाया गया है। कवर्धा नगर पालिका में नेशनल हाईवे से केवल 20 फीट की दूरी पर सर्वमांगलिक भवन का निर्माण हो रहा है। भवन का निर्माण ऐसी जगह पर किया जा रहा है जहां दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहेगी और उसी जगह से नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर गुजरता है। साथ ही भवन से 50 मीटर की दूरी पर ही भोरमदेव जाने का एकमात्र मुख्य मार्ग है, जो कि मोड़ होने के कारण ये जगह और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। 1 करोड़ से 70 लाख की लागत से बन रहे भवन का निर्माण 2 सालों से जारी है। इसके अलावा राज्य सरकार से 42 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई है। पूरे मामले में नगर पालिका के जिम्मेदार भी स्थान के चयन को गलत मानकर दुर्घटना की आशंका को स्वीकार कर रहे हैं। मांगलिक भवन के लिए जो जगह का चयन किया गया था वो पूर्ण रूप से गलत जगह का चयन किया गया है। जस्ट नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। पूर्ववर्ती जो नगर पालिका में बैठे थे और पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से अविवेकपूर्ण निर्णय लिया था वो निश्चित रूप से गलत था। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।